10 मुख्यमंत्री जिनके सिर पे एक गलत फैसले ने उनका पूरा करियर तबाह कर दिया। नंबर 10 पर आते हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी। साल 2003 में छत्तीसगढ़ के पहले चुनाव हुए। IAS अफसर रह चुके अजीत जोगी जी पूरे स्वैग में थे। वे खुद को छत्तीसगढ़ का अघोषित राजा समझते थे, लेकिन अति महत्वाकांक्षा ने सारा खेल बिगाड़ दिया। नतीजे आए और कांग्रेस चुनाव हार गई। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया। सत्ता हाथ से फिसल रही थी और अजीत जोगी जी को यह हार हजम नहीं हुई। उन्होंने चलती सरकार को गिराने का एक खतरनाक शॉर्टकट चुना। उन्होंने बीजेपी के नए विधायकों को तोड़ने के लिए सीधे पैसे का ऑफर दे डाला। वे भूल गए कि राजनीति में दीवारों के भी कान होते हैं। उसी रात एक ऑडियो टेप लीक हो गया। इस टेप में विधायकों की खरीद फरोख्त की बातें सरेआम चल रही थीं। अजीत जोगी जी रंगे हाथों पकड़े गए। इस एक गलत चाल ने उनके पूरे करियर पर पानी फेर दिया। खुद को पाक साफ बताने वाली कांग्रेस की भयंकर थू-थू हुई। हाईकमान ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया। उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए और साख मिट्टी में मिल गई। सालों बाद नई पार्टी बनाई पर मुख्य धारा की राजनीति में कभी लौट नहीं पाए। इसे कहते हैं खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। नंबर 9 पर आते हैं जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी। किसी जमाने में इन्हें घाटी का शेर कहा जाता था और जनता इनके पीछे दीवानी थी। साल 1987 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे। फारूक अब्दुल्ला जी के पास अपने दम पर क्लीन स्वीप करने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा आत्मघाती फैसला लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने दिल्ली में बैठी राजीव गांधी जी की कांग्रेस सरकार से चुनावी हाथ मिला लिया। कश्मीरी जनता हमेशा से दिल्ली के सीधे हस्तक्षेप के खिलाफ थी। फारूक अब्दुल्ला जी जनता की नब्ज पहचानने में बुरी तरह फेल रहे। यह फैसला आसमान से गिरे और खजूर में अटके जैसा साबित हुआ। इस बेमेल समझौते से कश्मीरी जनता भड़क गई। साल 1987 के चुनावों में धांधली के भयंकर आरोप लगे। जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठ गया और घाटी के नाराज युवा उग्रवाद की तरफ मुड़ गए। इस एक गलत फैसले को कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। फारूक अब्दुल्ला जी और उनका परिवार इसके बाद कभी भी कश्मीरियों का वो पुराना भरोसा वापस नहीं जीत पाया। एक गलत डील ने घाटी के शेर को पिंजरे में बंद कर दिया। नंबर 8 पर आते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी। 1990 के दशक में कल्याण सिंह जी का जलवा अलग ही लेवल पर था। वे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े और पिछड़े वर्ग के सर्वमान्य चेहरे थे। राम मंदिर आंदोलन के बाद उनका कद इतना बढ़ा कि लोग उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगे थे। लेकिन साल 1999 में उनके भीतर का ईगो जाग गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके मतभेद शुरू हो गए। कल्याण सिंह जी को गलतफहमी हो गई कि उनका जनाधार पार्टी से भी बहुत बड़ा है। वे अपनी मुँह मियाँ मिट्टू बन गए। उन्होंने गुस्से में आकर बीजेपी से सीधे बगावत कर दी, पार्टी छोड़ी और अपनी नई राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना ली। उन्हें लगा कि उनके पीछे पूरा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, लेकिन राजनीति में लकीर का फकीर होना भारी पड़ता है। बीजेपी से अलग होते ही उनका कोर वोट बैंक छिटक गया। वे चुनाव में पूरी तरह फ्लॉप रहे। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का वाली स्थिति हो गई। हालांकि बाद में वे बीजेपी में वापस लौटे और राज्यपाल भी बने, लेकिन जो कप्तानी और राजनीतिक रसूख उनके पास 1999 से पहले था, वह हमेशा के लिए दफन हो गया। नंबर 7 पर आते हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी जी। साल 2006 में कर्नाटक की राजनीति में एक नया ड्रामा शुरू हुआ। JDS और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। दोनों के ही बीच एक लिखित समझौता हुआ जिसे 2020 फॉर्मूला कहा गया। तय हुआ कि पहले 20 महीने कुमारस्वामी जी मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 20 महीने बीजेपी के BS येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कुमारस्वामी जी ने आराम से 20 महीने तक सत्ता की मलाई खाई, लेकिन जब अक्टूबर 2007 में कुर्सी सौंपने की बारी आई, कुमारस्वामी जी के मन में खोट आ गया। लालच बुरी बला है। वे अपनी जुबान से साफ मुकर गए और येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि वे किंग मेकर बने रहेंगे, लेकिन अब फैसला थूक कर चाटने जैसा था। जनता को उनकी धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई।
येदियुरप्पा जी को पूरे राज्य में भारी सहानुभूति मिली। नतीजा यह हुआ कि 2008 के चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण भारत में पहली बार अपने दम पर सरकार बना ली। जेडीएस तब से लेकर आज तक कर्नाटक में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। कुमार स्वामी जी आज तक उस एक फैसले का खामियाजा भुगत रहे हैं। नंबर 6 पर आते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी की पार्टी को करारी हार मिली थी। नीतीश बाबू ने नैतिकता का चूल्हा उड़ा और इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी जगह जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। नीतीश जी का सोचना था कि मांझी जी एक डमी मुख्यमंत्री रहेंगे और सरकार का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा। ऐसे कहते हैं बिल्ली को दूध की रखवाली देना। मांझी जी जैसे ही कुर्सी पर बैठे उनके तेवर बदल गए। उन्होंने उंगली पकड़कर पूरा पहुंचा पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने खुद को स्वतंत्र मुख्यमंत्री की तरह पेश करना शुरू कर दिया और नीतीश कुमार जी के करीबियों को पर्दे से हटाने लगे। मंचों से अजीब व गरीब बयान देने लगे। उन्हें लगा कि अब वे बिहार के असली राजा बन चुके हैं। नीतीश बाबू को समझ आ गया कि रिमोट कंट्रोल की बैटरी निकाल ली गई है। नीतीश जी ने बिना देर किए पासा पलटा। महज 9 महीने के भीतर मांझी जी को चमरन कुर्सी से उतारकर जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद वे बिहार की राजनीति में एक छोटे और हास्य के खिलाड़ी बनकर रह गए। नंबर 5 पर आते हैं झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड ने नया राज्य बना और बाबूलाल मरांडी जी को पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव मिला। उनके पास इतिहास रचने का पूरा मौका था, लेकिन साल 2002 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आ बैल मुझे माँ जैसा साबित हुआ। उन्होंने राज्य में एक बेहद संवेदनशील डोमिसाइल पॉलिसी यानी स्थानीयता नीति लागू कर दी, जिसमें 1932 के लैंड रिकॉर्ड्स को आधार बनाया गया था। बाबूलाल मरांडी जी ने सोचा था कि इस मास्टर स्ट्रोक से वे आदिवासियों के मसीहा बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने मधुमक्खी के छाते में हाथ डाल दिया था। इस फैसले ने पूरे झारखंड को आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की भयंकर हिंसा में झोंक दिया। चारों तरफ दंगे और आगजनी शुरू हो गई। उनकी अपनी गठबंधन सरकार के भीतर ही मंत्रियों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। चौतरफा दबाव के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना के बाद उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी, अपनी नई पार्टी बनाई, लेकिन वे कभी भी दोबारा झारखंड की राजनीति के केंद्र में वापस नहीं आ पाए। उनका राजनीतिक रसूख हमेशा के लिए खत्म हो गया। नंबर 4 पर आते हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का रुतबा किसी महाराज से कम नहीं था। साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस को पंजाब में बम्पर जीत दिलाई थी, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में वे एक बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने घोड़े बेच कर सोना शुरू कर दिया। वे जनता और अपने ही विधायकों के लिए पूरी तरह इनएक्सेसिबल हो गए। वे चंडीगढ़ के सरकारी दफ्तर जाने के बजाय अपने फार्म हाउस से सरकार चलाने लगे। इधर पार्टी के भीतर नवजोत सिंह सिद्धू जी लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। सिद्धू जी ठोकोताली कर रहे थे और कैप्टन साहब आंखें मूंदे बैठे थे। कैप्टन जी को अति आत्मविश्वास था कि दिल्ली का कांग्रेस हाईकमान हमेशा उनके साथ रहेगा। वे भूल गए कि चिड़िया कभी भी खेत चुग सकती है। जब तक कैप्टन साहब की नींद खुलती बहुत देर हो चुकी थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें अचानक दिल्ली बुलाया और बेहद बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। गुस्से में आकर कैप्टन जी ने कांग्रेस छोड़ी, नई पार्टी बनाई, बीजेपी से हाथ मिलाया, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। वे खुद अपना चुनाव भी हार गए और साख मिट्टी में मिल गई। नंबर 3 पर आते हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव जी, जिन्हें लोग एनटीआर के नाम से भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश में एनटीआर जी का कद किसी देवता जैसा था। उन्होंने तेलुगु आत्मसम्मान के नाम पर तेलुगु देशम पार्टी बनाई और महज 9 महीने के भीतर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। वे 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपने जीवन के आखिरी सालों में वे एक व्यक्तिगत और राजनीतिक भूल कर बैठे। उन्होंने लक्ष्मी पार्वती जी से दूसरी शादी की और उन्हें पार्टी और सरकार के कामकाज में जरूरत से ज़्यादा दखल देने की छूट दे दी। पार्टी के पुराने नेता और विधायक उस बात से बेहद नाराज हुए। घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत यहाँ सच साबित हुई। उनके अपने दामाद चंद्रबाबू नायडू जी ने इस नाराजगी का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने पर्दे के पीछे एक बड़ा चक्रव्यूह रचा। अगस्त 1995 में चंद्रबाबू नायडू जी ने
पार्टी के अधिकांश विधायकों को अपने साथ मिला लिया और एक बड़ा राजनीतिक तख्ता पलट कर दिया। एनटीआर जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से तो हटाया ही गया, साथ ही उनकी अपनी पार्टी से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया। इस गहरे सदमे से एनटीआर जी कभी उभर नहीं पाए और कुछ ही महीनों बाद उनका निधन हो गया। नंबर 2 पर आते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी। साल 2003 में उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा दिया था। उन्होंने अपने दम पर दिग्विजय सिंह जी की 10 साल पुरानी मजबूत कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका था। बीजेपी को राज्य में प्रचंड बहुमत मिला और उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी। वे लोकप्रियता के शिखर पर थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के महज 8 महीने बाद अगस्त 2004 में एक अजीब मोड़ आया। कर्नाटक की एक अदालत ने उनके खिलाफ 1994 के एक पुराने राजनीतिक मामले में अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। यह मामला हुबली के ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने से जुड़ा था। उमा भारती जी जोश और भावुकता में होश खो बैठी। उन्होंने नैतिकता का राग अलापते हुए तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका सोचना था कि जैसे ही कोर्ट से मामला सुलझेगा वे वापस आकर कुर्सी पर बैठ जाएंगे। वे भूल गए कि राजनीति में खाली हुई कुर्सी कभी लौटकर वापस नहीं आती। कोर्ट से राहत मिलने के बाद जब वे लौटी तो दिल्ली हाईकमान ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने से साफ मना कर दिया। उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान जी को कमान सौंप दी गई। इस धोखे से उमा भारती जी आग बबूला हो गई। उन्होंने लाइव टीवी पर लालकृष्ण आडवाणी जैसे सीनियर नेताओं के खिलाफ बगावत कर दी। नतीजा यह हुआ कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी उनके हाथ से हमेशा के लिए चली गई। नंबर 1 पर आते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे जी के मन में मुख्यमंत्री बनने की तीव्र इच्छा जाग गई। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिद में बीजेपी के साथ अपना दशकों पुराना प्राकृतिक और वैचारिक गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने सबको हैरान करते हुए धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए। 24 जी गए थे, 26 जी बन के और 2 जी बनकर लौटे। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन बाला साहेब ठाकरे जी की कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा को मानने वाली शिवसेना के विधायक इस बेमेल गठबंधन से अंदर ही अंदर कूट रहे थे। नतीजा यह हुआ कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे जी की अगुवाई में शिवसेना के एक बहुत बड़े धड़े ने बगावत कर दी। उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला यह फैसला यही नहीं रुका, मामला चुनाव आयोग तक गया। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे जी से उनकी पार्टी का नाम शिवसेना और उनका ऐतिहासिक चुनाव चिन्ह तीर कमान भी छीनकर शिंदे गुट को दे दिया। राजनीति के इतिहास में मुख्यमंत्री की कुर्सी के चक्कर में पूरी की पूरी पार्टी गवा देना, इससे बड़ा उदाहरण दूसरा कोई नहीं है। सत्ता के मुंह में उनकी पूरी सल्तनत ही स्वाहा हो गई।